एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर क्लास 3 एंड लास्ट क्लास। टोटल मैंने आपको बोला था लगभग हम 150 प्लस क्वेश्चंस करेंगे फॉर द कॉमन क्वेश्चंस जो हर सब्जेक्ट में इंक्लूड हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। एंड देखिए ऐसा आपको मिल भी रहा है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बिल्कुल देखने को मिला होगा कि करिकुलम बेस्ड, टीचिंग बेस्ड, क्लासरूम बेस्ड, अप्रोचेस के बेस्ड या लेसन प्लान के बेस पे आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिकॉज इस टाइम आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के एग्जाम है। तो यहाँ पे थर्ड क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी क्लास 1 में हम 50 क्वेश्चंस एंड क्लास 2 में भी 50 प्लस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सो मेक श्योर आपने वो वीडियोस भी जरूर देखी हो, अगर नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियोस जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो एंड क्लास रहेगी हमारी थर्ड क्लास है ये वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ लेसन। इनमें से कौन सा हम एक काइंड ऑफ लेसन नहीं होता है। हिंदी में भी साथ में रिटन है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंग्लिश में मिल जाता है। हिंदी में केवल ट्रांसलेशंस की गई हैं, तो ऑथेंटिक मटेरियल जो हमारे पास है वो है इंग्लिश में। तो एक बार आप इंग्लिश में भी रेफर कर ले जरूर। तो देखिए आप साथ साथ लिखते रहें एंड इससे आपको भी पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, कितना आप देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके जनरली टीचिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड हैं। सो आंसर्स लिखते चलें सो दैट आपको आइडिया हो कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज, देखिए ऑप्शंस है एप्रिसिएशन लेसन, डेवलपमेंट लेसन, multi-grade lesson and the last option is revision lesson and the correct option is option C, multi-grade lesson. So this cannot be considered as a kind of lesson. Now question number 2, a good teacher must be strong in. अब एक अच्छे अध्यापक को कैसा मजबूत होना चाहिए या किस में मजबूत होना चाहिए। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट में, ओरल एंड विजुअल कम्युनिकेशन में, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में, सब्जेक्ट कंटेंट एंड डिलीवरिंग स्ट्रैटेजीज में। हिंदी में भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देखिए तो एक अच्छे अध्यापक के गुण, देखिए अगर आप ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे तो ये किसी आपके एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ना कि कॉमन की मैं बात कर रही हूँ, मेन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। हर एक सब्जेक्ट में ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के माध्यम से चेक करें कि आप कितने आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है एज अ टीचर अपना एप्टीट्यूड, और कितना ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज सब्जेक्ट कंटेंट एंड डिलीवरिंग स्ट्रैटेजीज। ये एक अच्छे अध्यापक में हमेशा मजबूत होना चाहिए। Next is question number 3. Which of the following is not a characteristic of a good teacher? इनमें से कौन सा एक अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है accepting and applying pupil suggestion. Second is being lively and friendly. C option is, third is being sensitive to pupils' needs. Then the last is being stern and firm. And the correct option is being stern and firm. कठोर और दृढ़ नहीं होना चाहिए। एंड बाकी आप देखेंगे तो देखिए लाइवली हो एक टीचर, फ्रेंडली हो, तो बच्चों को ऐसे टीचर्स बहुत पसंद आते हैं। सेंसिटिव होना चाहिए, बच्चों के प्रति संवेदनशील बिल्कुल एक टीचर को होना चाहिए। एंड साथ में विद्यार्थियों के सुझाव को, जो उनके सजेशंस होते हैं उनको भी अप्लाई करें। एक तो पहले है स्वीकार करें और लागू भी करें इंस्टेड ऑफ अपने ईगो पे लेने की जगह। तो ऐसा एक अध्यापक को बिल्कुल करना चाहिए। Next is question number 4. Which of the following is a factor to consider when seating pupils in the classroom? अब अगर आप बच्चों को देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं उनका, तो आप क्या चीज ज्यादा ध्यान में रखेंगे, लीडरशिप, पनिशमेंट, रिवॉर्ड या विजुअल प्रॉब्लम्स। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, पनिशमेंट और रिवॉर्ड नहीं है, वो नेगेटिव नकारात्मक ऑप्शंस हैं। और वो
रिवॉर्ड नहीं है, देखिए पनिशमेंट तो कंप्लीटली आपका नेगेटिव ऑप्शन है। प्लस रिवॉर्ड को सीटिंग अरेंजमेंट में कोई लेना देना नहीं है, तो वो वैसे नेगेटिव हो जाता है। लीडरशिप का भी देखिए अगर आप देखेंगे तो कोई लेना देना सीटिंग अरेंजमेंट से नहीं है। सिर्फ विजुअल प्रॉब्लम्स, तो हम दृश्य समस्याओं को देखते हैं। ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, वो रोटेशन लगा देते हैं क्लास में वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, कि बेंचेस वाइज स्टूडेंट्स एक रो में शिफ्ट होते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड आपको अपनी अप्लाई करने को भी मिलेगा कल को आप जब आप अध्यापक बन जाएंगे। एंड काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है टीचिंग से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डायरेक्ट द टीचर टू द टॉपिक टीम टीच टर्मली वीकली एंड डेली, व्हाट इज दैट? कौन सा डॉक्यूमेंट होता है वो जो बताता है टीचर को कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है एक टर्म में, मतलब एक साल में, वीक बेसिस पर, हफ्ते में कौन सा टॉपिक कितने हफ्ते तक खींचेगा, कितना उस पे टाइम देना है, कितने पीरियड्स देने हैं, कितनी क्लासेस देनी है, कौन कितने कवर करना है एक मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे क्या पढ़ाना है। तो वो एक टीचर को किसके द्वारा पता चलता है? इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के द्वारा, लेसन प्लान के द्वारा, स्कीम ऑफ वर्क के द्वारा, दैट इज काम की योजना, एंड द लास्ट इज सिलेबस पाठ्यक्रम। तो देखिए ये पता चलता है स्कीम ऑफ वर्क के द्वारा, काम की योजना के द्वारा। अब देखिए आप बात करेंगे कि लेसन प्लान यहाँ पे आंसर क्यों नहीं है, या और कोई लेसन प्लान ही बोलेंगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा आंसर, बट वो इसलिए नहीं है। देखिए वीकली, क्योंकि लेसन प्लान जनरली हम मंथली बेसिस पे बनाते हैं। एंड बात करेंगे तो डेली डायरीज भी होती हैं जो हमें डेली बेसिस पे बताती है क्या करना है। ऐसे ही कुछ स्कूल्स में वीकली डायरीज भी होती है, एंड मंथली के लिए हम लेसन प्लानिंग यूज करते हैं। बट बेसिकली एक चीज क्या है जो इन सब डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट करता है, दैट इज स्कीम ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, सहभागिता का गुण नहीं है? तो वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है इट ब्रेक्स मोनोटोनी ऑफ क्लासरूम टीचिंग, सेकेंड इज इट इज फ्लेक्सिबल, सी इज थर्ड ऑप्शन इट इज टाइम सेविंग, एंड द डी इज पीपल वर्क एज अ टीम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लगता है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में साफ साफ लिखते रहें हर एक प्रश्न सुनते ही। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इट इज टाइम सेविंग। तो ग्रुप इंटरेक्शन टाइम सेविंग नहीं होते हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे, जब एक टीचर एज अ टीचर लाइक मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो वहां पे मैंने लेक्चर दे दिया उनको, उससे बढ़ा दिया या कोई डेमो करके दिखा दिया, दैट्स इट। तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं हुआ। लेकिन जो कोई ग्रुप इंटरेक्शन दिया जाता है या ग्रुप एक्टिविटी की ही बात कर लेते हैं, जब स्टूडेंट्स को पहले ग्रुप बनाओ उनके, देन उनको वो ग्रुप बनाने के बाद वो अपना टाइम लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को, फिर उसको डिस्कस भी करना होता है, तो ये होता है टाइम कंज्यूमिंग। तो इसकी एडवांटेज ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है कि इससे समय की बचत होगी या टाइम सेव होगा। सो ये एडवांटेज मेरिट यहाँ पर नहीं है ग्रुप इंटरेक्शन का, तो सी ऑप्शन हो जाता है हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न 7, अ स्किल और knowledge that the teacher want pupil to demonstrate at the end of the lesson is called what? तो एंड ऑफ द लेसन पे जो हम चाहते हैं कि बच्चे करके दिखाए, प्रदर्शित करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन कहेंगे, और प्रोडक्ट कहेंगे, इवैल्यूएशन कहेंगे, या एन ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे? एंड उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव ही है अ स्किल और नॉलेज दैट द टीचर वांट्स पीपल टू डेमोन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ द लेसन। हम बनाते हैं, देखिए हर लेसन प्लान की स्टार्टिंग में हम एम्स तो स्टिल हमारे सब्जेक्टिव बेसिस पे होते हैं, बट टॉपिक वाइज हम जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, सो दैट वी वांट कि एक सक्सेसफुल लेसन डिलीवरी के बाद बच्चों से हम वो डेमोन्स्ट्रेट करा पाए, बच्चे उसको समझ पाए और उसको बता पाए। ऐसे ही इसके लिए हम रिकैप्चुलेशन और जनरलाइजेशन भी करते हैं अपने लेसन प्लान की एंडिंग में। सो हम सब इससे फेमिलियर हैं। Next is question number 8. The principles of learning which involves new information into old ways of thinking is called what? Assimilation, effect, mental set, response. ऐसा same question हमने किया हुआ है already, and assimilation we are all are familiar with it, and already videos भी इस topic पे काफी सारी आपको मिल जाएंगी।
Next is question number 9. The involvement of instruments in imparting knowledge explains teaching as an art. This means that what? It is like picture making. It is not a serious activity. We acquire the skill through learning or we are born with the skill. ज्ञान प्रदान करने में वृत्ति की भागीदारी एक कला के रूप में शिक्षण की व्याख्या करती है। इसका मतलब क्या है? यह चित्र बनाने जैसा है, यह कोई गंभीर गतिविधि नहीं है। हम सीखने के माध्यम से कौशल हासिल करते हैं या फिर हम कौशल के साथ पैदा हुए हैं। तो दैट मीन्स वी आर बोर्न विद द स्किल। एंड ये इसका आंसर है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। Next is question number 10. The use of games in teaching is beneficial in practicing a skill taught. गेम्स को देखिए, आप जब भी प्ले वे मेथड यूज करते हैं और यू आर गोइंग टू यूज एनी ऑफ द गेम इन द टीचिंग, चिल्ड्रन आर गोइंग टू लव इट. द इम्प्लीकेशन इज दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू व्हाट. अब देखिए, जब हम गेम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, टीचिंग में इंक्लूड करते हैं, वो बेनिफिशियल है प्रैक्टिसिंग अ स्किल के लिए, जो भी हम उसको बच्चों को पढ़ा रहे हैं. बट इससे क्या पता चलता है कि जो हमने तय किया है, बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं, मतलब गेम्स के द्वारा. तो कंपटीशन हो जाता है बच्चों में जब हम गेम को इंक्लूड करते हैं, या डांस हो जाता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, या खेल आ जाता है. तो क्या है इसका आंसर? तो प्ले. देखिए, गेम्स में क्या होता है, प्ले एक्टिविटी होती है एंड प्ले वे एक्टिविटी में ही हम गेम्स को इंक्लूड करते हैं. दैट्स वेरी अंडरस्टूड. एंड आप कभी भी इसको अप्लाई करके देखिएगा, सबसे ज्यादा मजेदार बच्चों के लिए यही होता है. ऑल्दो हमारे लिए एज अ टीचर हमारा काम बढ़ जाता है, बट बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, गेम को इंक्लूड करेंगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे एंड दे आर गोइंग टू लव दैट टीचर ऑल्सो. Next is question number 11. The teacher's subject matter knowledge and teaching skill can be described as his what? Humility and respect for others, love for the profession, professional competence, punctuality and attitude. And the correct answer is professional competence. अब देखिए, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करते हैं एक वीडियो में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करें. सारे देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप टीचिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं, या 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं आपको करते हुए, जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स हैं. तो आपका एक माइंड सेट एप्टीट्यूड इतना बन चुका है कि एक आप क्लास के वातावरण से बिल्कुल फेमिलियर हैं. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन. बस आपको एक फ्रेमिंग चाहिए एंड यू कैन टेस्ट योरसेल्फ बाय दिस क्लास. तो वो बिल्कुल करें, साथ साथ आंसर्स को लिखते रहें कमेंट बॉक्स में. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट. नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे. द स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स द टीचर वांट पीपल टू डेमोन्स्ट्रेट एट द एंड ऑफ अ लेसन इज टर्म्ड एन ऑब्जेक्टिव. दिस हेल्प्स एज वर्ड. अब देखिए, वी ऑल आर फेमिलियर कि शिक्षक के ज्ञान और कौशल का विवरण विद्यार्थियों को एक सबक के अंत में प्रदर्शित करना चाहता है, जिससे एक उद्देश्य कहा जाता है. बिल्कुल, उसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है. बट इससे मदद क्या मिलती है? एडमिनिस्ट्रेशन की मिलती है, एनालाइजेशन की मिलती है, डायग्नोसिस की मिलती है, या इवैल्यूएशन. तो इससे जो हेल्प मिलती है दैट इज मूल्यांकन में, इवैल्यूएशन में एक टीचर को हेल्प मिलती है और स्टूडेंट्स को भी मिलती है. स्टूडेंट्स अपना मूल्यांकन दे पाते हैं और टीचर मूल्यांकन ले पाते हैं. Next is question number 13. Which of the following statement best defines an educational game? तो कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. हिंदी में पढ़ेंगे इस बार ऑप्शंस को. प्रतियोगिता में 2 या अधिक विद्यार्थियों को शामिल करने वाली गतिविधि. दूसरा है एक लक्ष्य, नियम और आनंद के साथ एक गतिविधि. तीसरा है एक गतिविधि विद्यार्थियों को खुश करने का इरादा है, या फिर एक शैक्षिक उद्देश्य के साथ प्रतिस्पर्धी गतिविधि. एंड तो जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. एंड द करेक्ट आंसर इज, ये एक एक्टिविटी है जिसमें गोल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं और बहुत सारा आनंद होता है, फन होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज टीचर सेंटर्ड इज द लेक्चर.
ठीक है, ये हमें पता है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड भी जो है वो होता है, वो था, अब है नहीं, वो टीचर सेंटर्ड था ट्रेडिशनल मेथड जो सदियों से चला आ रहा था, जिसमें टीचर बोलता था, स्टूडेंट सुनते थे, और वहां तक सीमित था एजुकेशन, मतलब वही था कि पढ़ाई हो रही है तो यही है जो ट्रेडिशनल मेथड था। तो लेक्चर मेथड उसको बोलते हैं हम। तो ये एक इस चीज का एग्जाम्पल है। एंड ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन है स्टूडेंट ड्रामेटाइज द स्टोरी ऑफ द गुड समरिटन। सेकेंड is student survey the market to find out about the prices of tomatoes. Third is teacher tells students about the slave trade. And last is there is a small group discussion about the vulture. And the correct answer is teacher tells students about the slave trade. बाकी के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल इररेलेवेंट है। लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड मेथड के आसपास भी नहीं है, बिल्कुल इररेलेवेंट है, आउट ऑफ द बॉक्स है। सिर्फ एक यही था, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। एक बार आपने ऑप्शन सारे रीड किए, यू आर गोइंग टू क्विकली आइडेंटिफाई विद इन अ सेकेंड्स कि दिस इज द आंसर। सो ऐसे इररेलेवेंट टॉपिक जब आपको ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं, सो दैट बिकम्स very easy for us to identify the correct answer. Next is question number 15. The use of activity methods in teaching primary school is useful because प्राइमरी क्लासेस में हम यूज करते हैं एक्टिविटीज को, बच्चों को बहुत सारे उपयोग वगैरह कराते हैं, तो क्यों करते हैं? चिल्ड्रन कैन बी एंगेज फॉर अ लॉन्ग टाइम. The children has a inner desire for activity. They make children hardworking. They are crucial to learning. हिंदी में आप ऑप्शंस देख सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज द चिल्ड्रन हैज अ इनर डिजायर फॉर द एक्टिविटी। प्राइमरी के स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल है। उनको देखिए जितना आप एक्टिविटीज के थ्रू पढ़ाते हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं एंड लर्निंग बिकम्स वेरी इजी and you can gain your attention as a teacher also. So activity method को primary schools में हम बहुत यूज करते हैं and this benefits a lot for the students also and for the teachers also. Next is question number 16. One role of the teacher's questions during teaching is to involve pupil in the lesson. What does this imply? So ये क्या दर्शाता है कि अध्यापन के दौरान शिक्षक के प्रश्न की एक भूमिका पाठ में विद्यार्थियों को शामिल करना है। इसका तात्पर्य क्या है? Pupil will be attentive, pupil will call at the teacher, pupil will address their mates, pupil will speak to their friends. तो ना देखिए टीचर कॉल करेगी, ना मेट्स को वो एड्रेस करने वाले हैं, ना फ्रेंड्स से स्पीक करेंगे. This is going to help the pupils, like they will be attentive and this is going to help the teacher in return. Next is question number 17. One strength of the individual method of teaching is that it develops initiative and independence among pupils. What is the final goal? It builds confidence, it develops morals, या फिर it instills discipline, या फिर it teaches humility. यह आत्मविश्वास का निर्माण करता है, इससे नैतिकता का विकास होता है, या फिर यह अनुशासन को बढ़ावा देता है, और आखिरी विकल्प है यह विनम्रता सिखाता है। जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। एंड द करेक्ट आंसर इज इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। ये आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला है प्रश्न 18। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज be a good one after a field trip? फील्ड ट्रिप के सेकेंड ईयर में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एंड फील्ड ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बिकॉज फील्ड ट्रिप्स को देखिए आप हर सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं एंड लाइक सोशल साइंस में बहुत ज्यादा किया जाता है एंड अदर सब्जेक्ट्स टू। सो ऑप्शंस आर क्लास डिस्कशन ऑफ द ट्रिप, देखिए यात्रा की चर्चा की जाए कक्षा में। अगला है कलेक्शन प्यूपल्स नोटबुक्स एंड वेटिंग देम, संग्रह करें पुस्तिकाओं को, स्टूडेंट्स की जो नोटबुक्स हैं उनको। देन प्यूपल एक्सचेंजिंग नोटबुक्स टू कंपेयर इंफॉर्मेशन, अब बच्चे एक दूसरे को आदान प्रदान करें, जो छात्र हैं अपनी अपनी पुस्तिकाएं और
साथ में एक दूसरे की पुस्तिकाओं को कंपेयर करें, उनकी तुलना करें। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग या सिलेक्शन इंडिविजुअल्स टू रिपोर्ट व्हाट दे लर्न। हम चयन करें उन छात्रों का की रिपोर्ट बनाएं वो कि उन्होंने क्या सीखा है। रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल करते हैं हम, देखिए आफ्टर एनी फील्ड ट्रिप या इवन कोई प्रोग्राम भी स्कूल में होता है उसके बाद। सो फील्ड ट्रिप के बाद हम क्या कराएंगे, स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को ही बोल सकते हैं कि वो रिपोर्ट लिखें, एंड वरना सभी को बोले जिनकी बेस्ट हो। यू कैन, आप उसको रख सकते हैं कि कल को स्कूल मैगजीन में काम आए, या कुछ स्कूल का अगर न्यूज लेटर बनता है उसके काम आए, या आप उसको बोर्ड पर भी लगा सकते हैं, टू द बुलेटिन बोर्ड ऑफ द क्लास। Next is question number 19. Which of the following is an important characteristics of an instructional objective? ऑप्शन सभी आपके सामने हैं, आप रीड करें एंड हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे करेक्ट ऑप्शन को, दैट इज इट मस्ट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच पीपल वुड डिस्प्ले लर्निंग। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की क्या है। सो द फर्स्ट ऑप्शन, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड को देख सकते हैं, हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे लास्ट ऑप्शन। इट मस्ट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच पीपल वुड डिस्प्ले लर्निंग, कि वो एक कंडीशन को, स्थिति को बताए जिसके तहत, जिसमें बच्चे जो हैं, जो शिष्य हैं, छात्र हैं, वो सीखेंगे और सीखने की प्रक्रिया जिसमें होगी। So that is the main या important characteristics of internal instructional objective, अनुदेशात्मक उद्देश्य। Next is question number 20. A class exercise is defined as a question or set of questions given to pupils to answer for practice. What does this imply? It is an assignment not to be marked. It is field task in physical education only. Only word जहां आ जाता है वहां हमेशा डाइसी, वो आंसर नहीं हो सकता है। This is also a tip. And it is a test for the pupils. Next is it is any class work under teacher supervision. And the correct answer is it is for the pupils. And that's very understood कि ये विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा है। Next is question number 21. Indicate the factor among the following which is not a characteristic of facilitative relationship. And the correct option among the following which are empathy, positive regard, specificity, trust, हिंदी में है सहानुभूति, सकारात्मक विचार, विशेषता या फिर विश्वास। एंड द करेक्ट आंसर इज विशेषता, specificity. Next is question number 22. The question is Thomas and Evans were given an assignment to work on. दो students हैं, उनको कोई assignment मिला काम करने के लिए। They made a lot of rehearsals before presenting their final work in the class. जैसा कि हर एक बच्चा करता है normally कि वो कुछ भी प्रेजेंट करने से पहले रिहर्सल्स करता है, कोशिश करता है, पहले प्रैक्टिस करता है, तो वो उन्होंने भी किया। Which learning principle were they applying? तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो स्कूल मतलब ये उन्होंने प्रोसेस किया है कि पहले प्रैक्टिस की है एंड देन वो उन्होंने फाइनल वर्क सबमिट किया है, फाइनली प्रेजेंट किया है क्लास में। तो इसको हम बोलेंगे एसिपिलेशन, मेंटल सेट, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, पार्शियल एक्टिविटी। तो इसको हम बोलेंगे द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल रिस्पॉन्सेस, कई प्रतिक्रियाएं। Next is question number 23. Which role among the following is most typical of the teacher in formal counseling? Counseling, directing या facilitating या फिर motivating? निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका औपचारिक शिक्षण में शिक्षक की सबसे विशिष्ट है? And the correct option is directing, निर्देशन। टिपिकल पूछा गया है यहाँ से, यहाँ पे। एंड डायरेक्टिंग की है। देखिए वी आर फॉलोइंग एन ऑफिशियल आंसर की, ये जहां से क्वेश्चंस पिकअप किए हुए हैं, सेल्फ मेड क्वेश्चंस ही नहीं है। आई हैड पिकअप दीज क्वेश्चंस फ्रॉम समवेयर।
बिकॉज आपके जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स जो आपकी यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है वो भी क्वेश्चंस कहीं से पिक्ड हैं, सेल्फ फ्रेम्ड क्वेश्चंस नहीं है, वो तो आप सभी को पता चल गया होगा। एंड डायरेक्टिंग जो आंसर है वो उसी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। सो आई एम गोइंग टू फॉलो दैट बिकॉज उस पे उन्होंने बिल्कुल जहां से ये पिक किया है 100% उन्होंने करेक्शन आंसर की दी हुई है अपनी एंड करेक्ट है वो। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट ओनली डायरेक्टिव। एंड अगर आपको लगता है और कोई ऑप्शन हो सकता है सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। वी आर ऑलवेज ओपन टू डिस्कशन एंड वी विल डिस्कस कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। Next is question number 24. Mr. Amisa has been given a new class. He realized that they have a pronunciation problem and wants to solve it. Which of the following will guide him the most to solve the problems? First is law of effect, second is law of exercise, then is law of mental set, then law of या principle of multiple response. तो क्या हेल्प करेगा श्री अमीशा को, जो एक नई क्लास की क्लास टीचर उनको बना दिया गया है और वो महसूस करते हैं कि उन्हें एक उच्चारण समस्या है, इसे हल करना चाहते हैं वो, तो निम्नलिखित में से कौन सा हल अपनाएंगे इस समस्या का हटाने के लिए, अधिक मार्गदर्शन के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम का नियम। हिंदी ट्रांसलेशंस आप एक बार जरूर चेक कर लें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब वो करके देखते हैं एंड अपने आप पे अपनाते हैं उस चीज को बार बार, तो दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एंड देखिए ये हम करते भी हैं, practice makes a man perfect and definitely that's why we keeps on trying certain things so that वो बारी बारी एक्सरसाइज करने से, उसको अप्लाई करने से वो चीज ठीक हो जाए या वो चीज इम्प्रूव करे। Next is question number 25. Which of the following is the most commonly used aid in the classroom? Very easy question. Cardboard drawings, chalkboard, charts, crayon, and the correct answer is chalkboard. We all are familiar with it. हर क्लास में chalkboard होता है कि आजकल chalkboard की जगह white board भी होता है, तो बट कहने का तात्पर्य सेम है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। Next is question number 26. Which of the following is out of place in element of the scheme of work? Evaluation, reference, remarks या फिर topic? And evaluation is out of the place in these elements of scheme of work. Reference है, remarks है, topic है, but not evaluation. Next is question number 27. Which among the following is not a type of verbal communication? Body movement, gesture, hissing या lisping? तो ये क्वेश्चन, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखिए सेकेंड ईयर की एक एग्जाम में आया हुआ है एंड ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर में आया तो फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ऑप्शंस को चेंज किया था, ऑल द क्वेश्चन बिल्कुल यही था। तो जो चीज इंक्लूडेड नहीं होती है दैट इज हिसिंग एंड लिस्पिंग, लिपसिंग एंड जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, ये सब इंक्लूडेड है। Next is question number 28. Which of the following is the first step in a discovery process? And the options are alert students on different ways they can perform tasks. Next is draw students attention to the task to be performed. Third is let children determine what they want to do. Last is let children know the importance of the task. And the correct option is draw students attention to the task to be performed. जो कार्य किया जाना है उसके प्रति आप स्टूडेंट्स को आकर्षित करें, and that is the first step in the discovery process. Next is question number 29. Which kind of play allows children to develop the attitude of waiting for their turn in activities? Options are associative, cooperation, and functional या फिर symbolic. And very easy, the answer is cooperation, सहकारी हो, and this kind of play allows children to develop attitude of वेटिंग इन देयर टर्न्स। लाइक एग्जाम्पल है क्रिकेट में जब बैटिंग की टर्न आती है तो स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन अक्सर वेट नहीं कर पाते हैं
एंड उनको अपनी चाहिए होती है, अपना चांस चाहिए होता है, अपनी बैटिंग की टर्न चाहिए होती है। पेशेंस इसके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है टू अलाउ दैट काइंड ऑफ प्ले इज कोऑपरेटिव, दैट इज सहकारी हो, मतलब ये प्रवृत्ति स्टूडेंट्स में हो, सो दैट एक अच्छा प्ले हो सके। और ये चीज होनी भी चाहिए क्योंकि इस स्टेज पे वो सीखेंगे, तभी आगे जाके भी वो पेशेंस, वो कोऑपरेशन उनमें देखने को मिलेगा और डेवलप होगा। Next is question number 30. Which principles of the project method ensure that material and physical involvement of the learner in the lesson? कि बच्चे का जो शिक्षार्थी है उसके सामग्री और भौतिक भागीदारी है वो सुनिश्चित करते हैं क्या, किसके द्वारा, प्रयोजन पद्धति के कौन से सिद्धांत के द्वारा, एक्टिविटी है, गतिविधि दैट इज फ्रीडम है, आजादी है, रियलिटी वास्तविकता, यूटिलिटी उपयोगिता। तो ये पता चलता है एक्टिविटी गतिविधि से, वो है प्रयोजन पद्धति की सिद्धांत, जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि फिजिकल इन्वॉल्वमेंट और मटेरियल इन्वॉल्वमेंट लर्नर की है लेसन में। Next is question number 31. Which feature of cooperative learning ensure that all learners in the group share the success they encounter? Option are assigned role, second is joint reward, third is mutual goals, fourth is shared learning, and the correct answer is joint reward, संयुक्त इनाम। नेक्स्ट इज मार्क इज अ न्यू ट्रेन्ड टीचर, एक ट्रेन्ड टीचर है एंड उनका नाम है मार्क। ही वांट्स हिज क्लास मेंबर्स टू लर्न हाउ टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड टीच अदर्स। विच कोऑपरेटिव एक्टिविटी शुड ही यूज? मार्क एक नया प्रशिक्षित शिक्षक है जो अपनी कक्षा के सदस्यों को विभिन्न स्रोतों से सिखाना और दूसरों को सिखाना चाहता है। उसे कौन सी सहकारी गतिविधि का उपयोग करना चाहिए? इंटरवल रिव्यूज, जिक्सॉ अरेंजमेंट, नंबर हेड्स या थिंक पेयर शेयर, एंड द करेक्ट आंसर इज जिक्सॉ अरेंजमेंट। अब बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है उस पर डिस्कशन के लिए कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन, बिकॉज देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप उसमें ऑफिशियल आंसर की को भी बोल सकते हैं कि ये है तो ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है, हो सकता है। एंड वहां पे देखिए ऐसे एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या कोई एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, तो वहां पे भी एक बच्चे ऑब्जेक्ट कर देते हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने वो एग्जाम दिया है कि आपकी जो आंसर की है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पे ये क्वेश्चन वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट कुछ ऑप्शंस को देखते हुए वो ओपन क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सो दैट इज व्हाई कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन टू यू एंड यू कैन राइट योर सजेशंस, यू कैन राइट योर ओन ओपिनियंस अबाउट एनी ऑफ द ऑप्शन, एनी ऑफ द आंसर, एंड वी कैन डिस्कस ओवर इट। तो यहाँ पे और ऑप्शंस भी, आई नो थिंक पेयर शेयर भी बोल सकते हैं, नंबर हेड्स भी, इंटरवल रिव्यूज भी, so we are open to discuss कि क्यों नहीं है। next is just a second, this is question number 33. which of the following best describe the diet, दैट इज निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइट का वर्णन करता है? डाइट का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। बेसिकली हिंदी में इसके लिए वर्ड है, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हुई है, युगम इसको हिंदी में हम बोलते हैं। and options are cooperative group, discussion group, number of small group put together या small groups with subgroups, and the correct answer is छोटे छोटे ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में हम समूह कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, दैट इज उप समूह के साथ छोटा समूह। जैसे एक क्लास है वो भी क्लासेस वाइज भी सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, लाइक क्लास 6 में सेक्शंस है A B C D, तो ऐसे ही जब आप ए सेक्शन में भी और सब ग्रुप्स बना देते हो, लाइक रोल नंबर 1 to 10, रोल नंबर 11 to 20, रोल नंबर 21 to 30, 31 to 40, अगर ऐसे करके ग्रुप्स आपने बना दिए हैं तो दे आर सब ग्रुप। एंड स्मॉल ग्रुप्स उप समूह कौन से हो गए, जो आपके सेक्शन वाइज डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. हाउ मेनी हेड काउंट्स आर रिकमेंडेड इन ए फील्ड ट्रिप, एंड दैट इज 2 हेड काउंट्स।
जाते हुए और आते हुए। Next is question number 35. Which of the following is the main difference between an excursion and field work? And they are costly. आप देख सकते हैं एक्सकर्शंस के बारे में भी दिया हुआ, दोनों के बारे में। इसके डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Excursion are fun, but field work is mainly academic. तो ये बात भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए फील्ड वर्क जो है वो एकेडमिक होती है और एक्सकर्शंस फन के लिए होते हैं। ऑल्दो एक्सकर्शंस में ऐसा नहीं है बिल्कुल कुछ लर्न नहीं करते हैं, लर्न उसमें भी करते हैं, बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे देखिए स्कूल एनवायरनमेंट में भी बच्चे एक फ्रेंड्स जोन अपना बनाते हैं, पीयर्स जो उनके होते हैं, प्लस एक टीचर के साथ भी एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट एक्सकर्शन पे बन जाता है, एंड दैट इज आउट ऑफ द क्लासरूम। एक दूसरे को जानना, वो डेली एक जो होता है, स्कूल आना, बैठना, पढ़ना, प्रैक्टिस करना एंड वापस चले जाना, तो उससे भी एक अलग टाइप का माहौल क्रिएट हो जाता है एक्सकर्शंस के द्वारा। तो बिल्कुल मनोरंजन के लिए है, और फील्ड वर्क मनोरंजन के लिए नहीं है, ये मुख्य रूप से पढ़ने के लिए है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, और एकेडमिक से रिलेटेड है। Next is question number 36. Which of the following elements of communication can be most affected by distortion? That is channel, message, receiver या source. And the answer is message, जो most affected होता है distortion से, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। And next is question number 37. Which among the following is not a determinant of communication in the classroom? Code, feedback, medium, message. And the correct answer is feedback. तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। कम्युनिकेशन देखिए क्लासरूम की एक ऐसी एक्टिविटी है जो डेली बेसिस पे होती है, तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर सिलेबस में टॉपिक नहीं है तो इसके क्वेश्चन नहीं आएगा। टीचिंग लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा, आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस इररिलेवेंट है, नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 101% आपके हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम, मैं आपको बता रही हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। Next is question number 38. Which seating arrangement is best suited a demonstration lesson for groups of groups of students in a class? Circular, group around desk, horseshoe या row and column? And the correct answer is horseshoe. This is the seating arrangement is best suited for demonstration lessons for groups of students in a class. इसको आप समझिए, you can google it, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा पूरा पिक्चराइजेशन के थ्रू, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। आपने भी अपनी स्कूल लाइफ में ऐसी सेटिंग्स आपकी टीचर्स ने कराई होंगी, डेमोन्स्ट्रेशन जब करते हैं तो ऐसी व्यवस्था हम बिल्कुल बैठने के लिए बच्चों का इस तरह का समूह बिल्कुल बनाते हैं। Next is question number 39. Under what circumstances would you discourage the acceptance of chorus responses of pupils to questions? देखिए जब एक साथ बच्चे आंसर्स करने लग जाते हैं, encouraging participation, monitoring individual feedback, या फिर promoting self expression, या फिर stimulating of dull क्लास। तो मॉनिटरिंग इंडिविजुअल फीडबैक उसमें होगा कि हर एक बच्चे का मतलब देख पाए, उसको मॉनिटर कर पाए, एंड वी कैन ऑल्सो टेक द व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की निगरानी करना, एंड वी कैन टेक द फीडबैक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40. Auber has a problem with spacing. Auber is a child जिसको प्रॉब्लम है विद स्पेसिंग व्हेन पुटिंग लेटर्स और वर्ड्स टुगेदर ऑन पेपर एंड इवन slanted. Which type of drill will you prescribe to his teacher to help him? डैश ड्रिल, कौन सी ड्रिल? इंक्लूजन ड्रिल, रिप्लेसमेंट ड्रिल, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल या फिर रिटर्न ड्रिल? तो क्या यूज करेंगे कि उसको जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि लेटर्स को साथ में लिखने में, वर्ड्स को साथ में लिखने में ऑन अ पेपर, एंड स्लांटेड भी उनको कर रहा है, तो वो हमें होगी रिटन
ड्रिल से। एंड इंडिविजुअल अटेंशन भी इसमें टीचर को कई बार देनी पड़ती है कि सभी में ग्रुप में कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं, उनको अलग से समझाया जाए बिठाकर और थोड़ी पर्सनल अटेंशन दी जाए तो वो बच्चे बिल्कुल समझ जाते हैं। Next is question number 41. Patience has visual problem. Which part of class would be most suitable for her seating? At the back of the class, close to friend, in front of the class, where she would choose. अब देखिए धैर्य से दृश्य समस्याएं हैं. Patience has visual problems. Which part of class would be most suitable for her seating? पेशेंस यहाँ पे गलत है। देखिए मैं आपको नॉर्मल एक ये वाला बताती हूँ। थोड़े से यहाँ पे वर्डिंग की प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। एक बच्चा है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, लाइक उसको स्पेक्स लगे हैं ज्यादा नंबर के फॉर एग्जाम्पल। तो हम उसको क्लास के किस कॉर्नर में बिठाएंगे या किस जगह बिठाएंगे, नॉट कॉर्नर, कहाँ बिठाएंगे सो दैट उसको हेल्प हो सके, वो उसके लिए बेस्ट हो वो जगह। तो ऑप्शंस यहाँ दिए हैं एंड द आंसर इज, उसको हम बिठाएंगे वेयर शी वुड चूज। देखिए बिल्कुल विजुअल प्रॉब्लम्स होती है तो पेरेंट्स का हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, मैडम हमारी स्टूडेंट्स को या हमारे बच्चे को आप आगे बिठाइए, इसको दिखता नहीं है, और किसी को होती नहीं है तो भी इन आर कंट्री पेरेंट्स आगे बिठाने के लिए अपने बच्चों को, बिकॉज उनको लगता है आगे बैठेगा तो बच्चा टॉपर बनेगा, विच इज जस्ट अ स्टीरियोटाइप सोच है, वो ऐसा होता नहीं है। तो देखिए ऐसे में हाँ विजुअल प्रॉब्लम है बच्चे को, आप जब कुछ बोर्ड पे लिख रहे हो उसको आगे बैठने के लिए बोल सकते हैं, बट आप बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते आगे बैठने के लिए, वो रोज एक ही जगह बैठेगा तो ही विल गेट बोर्ड। तो ऐसे में आप स्टूडेंट को उसकी जगह चुनने की आजादी देंगे। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट क्लास में सिर्फ टीचर तभी कर सकता है जब वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, तब एक पर्टिकुलर टाइप की सीटिंग करेगा, या सीटिंग अरेंजमेंट तब की जाती है जब एक पर्टिकुलर क्लास में वो पढ़ा रहा होता है या कुछ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है या कुछ कर रहा है। अदरवाइज आप बच्चों को अपनी बैठने की आजादी बिल्कुल दें, उनको स्वतंत्रता दें कि वो कहाँ बैठना चाहते हैं। Next is question number 42. Jonah has not been doing well in exams and she usually blames his failure on condition at home which prevents her from learning. अब देखिए एक बच्ची है जो एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पा रही है और वो इसका कारण अपने घर की कंडीशंस को बता देती है एंड इससे बचने की कोशिश करती है, अपनी असफलता का कारण जब घर पर थोप देती है, दोष लगाती है। तो व्हाट इज द थ्योरेटिकल बेस ऑफ हर मोटिवेशन, तो उसकी प्रेरणा का सैद्धांतिक आधार क्या है? एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, एट्रीब्यूशन थ्योरी, एफिसेसी थ्योरी, या फिर सोशल थ्योरी, बौद्ध सिद्धांत, रोपण का सिद्धांत, भाव प्रभावकारिता सिद्धांत, या फिर सामाजिक सिद्धांत। तो देखिए द करेक्ट आंसर इज एट्रीब्यूशन थ्योरी, रोपण के सिद्धांत। एंड ऐसे देखिए ये आपको बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स के पास, आप जो बहाने सोच भी नहीं सकते हैं, या हो सकता है रियल भी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे बहाने जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो आपको उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। एंड ऐसी कंडीशन में आप बच्चों को, आपको पता है झूठ बोल रहा है बट आप कुछ कर नहीं पाते हैं बिकॉज यू डोंट हैव द प्रूफ फॉर इट। एंड ऐसी कंडीशंस में आप एज अ टीचर क्या करेंगे, तो वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड सबका एक अलग तरीका है, तो चलिए सब एक दूसरे का तरीका जानते हैं सो दैट हमें भी पता चले कि क्या क्या एज अ टीचर मैं भी अपना सकती हूँ, आप भी अपना सकते हैं। एंड हर एक स्टेज पे, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हम पढ़ा रहे हो, एलिमेंट्री लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, या फिर कॉलेज लेवल पे, कहीं पे भी हम पढ़ा रहे हो तो स्टूडेंट्स को टैकल करना हमेशा आना चाहिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ऑल वॉलेंट्री ह्यूमन बिहेवियर, तो ये सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू। Next is the current lesson structure proposed by Slavin is premised on leading students to compare and contrast information to generate principles. ट्रू या फॉल्स, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं देखिए, बट ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं घुमा फिरा के, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड क्वेश्चन में से ही आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, हाफ ऑफ द क्वेश्चन से कैसे भी फ्रेम करा जा सकता है क्वेश्चंस को। सो दिस इज फॉल्स।
Next is question number 45. Which of the following is the final step in trial and error? कौन सा final step होता है? Option है consolidating successful responses, eliminating unproductive responses. Next is identify difficult situations, and the last is initiating diverse responses. And the correct answer is consolidating successful responses. That is सफल प्रतिक्रियाओं को समेकित करना. Next is question number 46. You have been asked by your head teacher to advise her on getting instructional sources for your school. Which of the under listed will you prescribe for agricultural lesson? तो देखिए कृषि का एक पाठ आपको पढ़ाना है या टीचर्स को पढ़ाना है, तो आपकी जो हेड टीचर है उन्होंने आपको बोला है कुछ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेस, कुछ निर्देशात्मक संसाधन जो हम प्राप्त कर सकते हैं उनको एडवाइस करो, उनको बताओ कि क्या क्या यूज कर सकते हैं, सलाह देनी है आपको. तो आप इनमें से किसकी सलाह देंगे? फर्स्ट इज कलरफुल पिक्चर्स. कृषि के पाठ में बिल्कुल याद रखिएगा आप किसके बारे में सोच रहे हैं. कलरफुल पिक्चर्स, फार्म टूल्स, मॉडल्स ऑफ कार या फिर वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज. तो हमें हमेशा लाइव टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए जिससे बच्चे समझ पाए. तो फार्म टूल्स को, खेत के औजारों को यूज करेंगे, बच्चों को दिखाएंगे. अगर नहीं कर सकते हैं तो देखिए फिर आप क्या करेंगे. अगर ये ऑप्शन यहाँ नहीं होता, ये तीन ही ऑप्शंस होते या नन ऑफ दी अबव होता लास्ट में, तो आप बताइए क्या करते. तो देखिए ऐसे में सबसे पहले अच्छा होता है इसके बाद वीडियोस. फिर वीडियोस नहीं कर पाते हैं तो पिक्चर्स. पिक्चर्स नहीं है तो फिर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उस चीजों की. लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इन द सेंस आपके पास स्टिल पिक्चर्स हो, ऑडियो विजुअल आप यूज ना करें. हम ऑडियो विजुअल क्यों यूज करते हैं? देखिए एक बड़ा प्रोजेक्टर होता है, सभी स्टूडेंट्स आसानी से पिक्चर को उसमें देख पाते हैं. बट अगर आप उसको यूज ना करके पिक्चर्स को यूज कर रहे हैं, इतनी एक A4 साइज पिक्चर भी आपके पास है, इससे बड़ी का तो आप प्रिंट ले नहीं सकते हैं, तो वो हर एक स्टूडेंट को जाके आपको दिखानी, वो थोड़ा सा मतलब किसी को ढंग से नहीं दिखती है कुछ, तो वो थोड़ा सा हम पिक्चर्स में आज के टाइम में अवॉइड करते हैं. अगर किसी स्कूल में प्रोजेक्टर्स नहीं है, स्मार्ट क्लास नहीं है, तो हम डेफिनेटली कलरफुल पिक्चर्स का ही यूज करते हैं. अदरवाइज अगर स्मार्ट क्लासेस हैं तो पिक्चर्स को वहां पे दिखाया जाए, वेस्टेज ऑफ पेपर नहीं होगी, प्रिंटर यूज नहीं होगा. बिकॉज एक पार्ट के बाद वो चीजें संभाल कर रखना, इतना स्पेस यूटिलाइज करना, एलमीरा का किया जाए या क्लासरूम का कोई कॉर्नर किया जाए, तो वो भी अनावश्यक तरीके से नहीं होगा एंड उससे बचा जा सकता है. Next is question number 47. Miss Bauma wants to teach her students some new recipes in preparing local dishes. Which lesson should she use? Appreciation lesson, deductive lesson या फिर डेवलपमेंट लेसन या फिर स्किल लेसन. तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है बच्चों को, कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाना है कोई प्रोसीजर, तो वो कैसे किया जाए. जैसे साइंस में क्या होता है, आप बच्चों को सीड डाल के दिखा देते हैं एक क्लास के कॉर्नर में, थोड़ा सा एक गमले में, छोटे गमले में, पॉट में आप सीड को मिट्टी के अंदर डाल के रख देते हैं, साइड में रख देते हैं उसको, एंड बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं कुछ दिन तक. एंड ऐसी टाइप की लर्निंग को आप क्या बोलेंगे. तो क्वेश्चन को हमेशा घुमा फिरा के आ सकता है. अगर आपका कोई पर्टिकुलरली पेडागोजी सब्जेक्ट है तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट लेसन, विकास लेसन. Next is question number 48. Which aspect of lesson plan should the actual skills, attitudes and knowledge learners are expected to acquire in a lesson? Activities, core points, objective, presentation. And the correct answer is core points. Next is question number 49. Which of the following alerts the teacher to poor understanding of a concept being taught? A frown, a quizzical look, folding of arms या फिर shaking of head. तो that is a quaking look. एक विचित्र रूप से जब बच्चे देखते हैं तो that alerts a teacher, उससे टीचर को पता चलता है कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग बच्चों की हो रही है, तो टीचर चेंज करती है फिर अपना स्टाइल. एंड दैट फर्दर डिपेंड्स कि टीचर क्या करती है, क्या इनोवेशन करती है अपनी टीचिंग में.
Next is question number 50. Mr. Atisto asked his students to select a crop plant and determine the type of soil which will be beneficial for its cultivation. Which form of discovery did she use या he use? And options are guided discovery, instant discovery, pure discovery या फिर true discovery. And the correct option is pure discovery. तो यही सब करते हैं आज 50 क्वेश्चंस एंड कॉमन क्वेश्चंस है, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं एंड टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड है, तो ये ना सोचे कि कॉमन क्वेश्चंस हैं हमें तो मिलेंगे नहीं, हम तो सिर्फ सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हर एक यूनिवर्सिटी में जिनके भी एमसीक्यू एग्जाम्स हुए हैं एंड मेक श्योर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस लें अपनी, बिकॉज वहां से जब तक आपको देखिए कंटेंट नहीं पता होगा तो तब तक आप सिर्फ एमसीक्यूज के भरोसे बैठे हैं कि हम मैंने इतने एमसीक्यू कर लिए, इतने कर लिए और मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। पास होना अपना मोटिव एक अध्यापक के तौर पे आप बिल्कुल ना रखें। आप अध्यापक बन चुके हैं, आपने बीएड कर लिया है तो एंड अध्यापक बिल्कुल बनेंगे, एक सक्सेसफुल अध्यापक बने, एक टीचर बने, आप यही उम्मीद करती हूँ मैं। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेडागोजी के सब्जेक्ट्स में दिक्कतें आ रही हैं, चैनल के माध्यम से बिल्कुल कोशिश है कि जितने भी पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं सब पे एटलीस्ट एक एक क्लास तो कवर की जाए। अब क्वेश्चन चाहे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से फ्रेम कराए जाए या कहीं और से मैनेज किए जाए, तो बिल्कुल कोशिश रहेगी सभी पेडागोजी सब्जेक्ट्स के आपको एक एक वीडियो, एक एक क्लास जरूर मिल जाए, एक सेट ऑफ क्वेश्चन जरूर मिल जाए, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है एंड किसी पर्टिकुलर पेडागोजी सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए हो, क्लासेस चाहिए हो, सो डू लेट मी नो इन द comment box. So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.